हाईटेक शासन प्रशासन और महिला वांछित के उत्थान के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तय की प्राथमिकताएं। संधू ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबको दिया सख्त निर्देश। धरातल में दिखेंगे सरकारी और कल्याणकारी योजनाएं। कोविड की तीसरी लहर के चलते कांवड़ यात्रा पर लगी रोक। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा पर लगाई प्रतिबंध। उत्तराखंड में नियमों का पालन कराते हुए आज से खोलेंगे शॉपिंग मॉल। कोविड कर्फ्यू की अवधि 13 जुलाई तक बढ़ी, लेकिन सरकार ने लोगों को राहत दी। कैंट विधानसभा क्षेत्र में व्यापार मंडल प्रकोष्ठ कांग्रेस की हुई बैठक। व्यापारियों ने भाजपा विधायक की निंदा करते हुए सरकार से की जल्द गिरफ्तारी की मांग। देहरादून समेत प्रदेश भर में फिर से गरमाने लगा बस्तियों का मालिकाना हक का मुद्दा। ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए अध्यादेश की समय सीमा हो रही खत्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर राजपुर रोड स्थित मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद थे, चिंतक थे और जनसंघ के संस्थापक थे। डॉक्टर मुखर्जी ने देश के प्रथम उद्योग मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। धारा 370 का समाप्त करने की उन्होंने वकालत की थी। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कल शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट विस्तार। सूत्र कैबिनेट में नए चेहरों को मिलेगी जगह। कई बड़े मंत्रियों के विभाग में होगा बदलाव। सूत्र दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कल शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार। सूत्र और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कल शाम 6 बजे हो सकता है मोदी सरकार 2.0 का मंत्रिमंडल विस्तार और कई बड़े नेता मंत्रियों के मंत्री पद भी बदले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले से कयास लगाए जा रहे थे 7 तारीख यानी कल या परसों 2 दिन का टाइम था जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और अब लगभग में क्लियर हो रहा है कि कल शाम जो है वो 5:30-6 बजे जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और ऐसे न सिर्फ तमाम नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, बल्कि तमाम मंत्री जो लगातार काम कर रहे हैं उनके मंत्रालयों में भी फेरबदल होगा। क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री ने खुद समीक्षा बैठक की है, कई ऐसे विभाग दिख रहे थे जिनके कामों से वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। ऐसे में इन मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है या इनके विभागों को बदला जा सकता है। कई मंत्री, लगभग 9 मंत्री ऐसे जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है और ऐसे में इन सभी मंत्रियों के अतिरिक्त प्रभार को हटाया जा सकता है। जो नए मंत्री शपथ लेंगे उन्हें इन मंत्रालयों का चार्ज दिया जा सकता है। और ऐसे में मानसून सत्र होने वाला है। मानसून सत्र से पहले सरकार जो है हर हाल में इसका विस्तार करना चाहती है, जिससे न सिर्फ मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सके, बल्कि आने वाले दिनों में कोरोना के बाद जिस तरह से विकास दर न धीमी हुई है या विकास की रफ्तार जिस तरह धीमी हुई है उसे भी आगे बढ़ाया जा सके। अमित, युवा चेहरे की बात की जा रही है कि अब मोदी मंत्रिमंडल में आपको युवा चेहरे दिखेंगे। उसमें हर जगह से अगर बात की जाए तो कई युवा चेहरे देखने को मिल सकते हैं। सिंधिया की बात उसमें चल रही है, वरुण गांधी की नाम आ रहा है और लद्दाख से जो सांसद है उनका भी नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में मंत्री बढ़ेंगे और थोड़े युवा चेहरे भी आपको दिखेंगे। देखिए, अगर यूपी की हम बात करें तो जाहिर तौर पे 2 से 4 मंत्री जो है वो संभावना है कि यूपी में शामिल होंगे। ऐसे में वरुण गांधी, क्योंकि मेनका गांधी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है, तो ऐसे में वरुण गांधी का नाम जरूर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से एग्रेसिव
फेस वरुण गांधी का रहा है तमाम रैलियों में, खासतौर पर उनके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगे और उसके बाद वरुण गांधी जो है बैक फुट पे हैं। अब सरकार ने कितना तवज्जो देती है वो देखना होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी में कई चेहरे जो है वो यूपी से इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, चाहे ब्राह्मण चेहरों की बात की जाए या अदर कास्ट की बात की जाए। यहाँ पे दूसरी बड़ी चीज की तमाम अन्य राज्य हैं, खासकर तौर पर सहयोगी जेडीयू एलजेपी जो कि सरकार में इस समय शामिल नहीं है, शिवसेना और अकाली दल के जाने के बाद इन्हें भी शामिल किया जाएगा। अनुप्रिया पटेल की लगातार बात चल रही, तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सरकार का दारोमदार हो सकता है। लेकिन क्योंकि जो समीक्षा बैठक हुई है, समीक्षा बैठक के बाद किन मंत्रियों की कुर्सी जानी है, इसे लेके भी तमाम मंत्री और उनके ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो भी हर हाल में ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनकी समीक्षा रिपोर्ट से प्रधानमंत्री कितना सहमत थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोई फीडबैक नहीं दिया। जो फीडबैक मिलेगा वो कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके जरिए जरूर लोगों को मिलेगा कि आखिरकार उनके मंत्रालय का कार्यकाल अब तक का कैसा रहा। जी अमित, युवा चेहरे की मैं बात कर रहा हूँ कि कई युवा चेहरे भी दिख सकते हैं इस बार मंत्रिमंडल में। देखिए, कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे जातिगत समीकरण जो है वो साधने की कोशिश होगी, दलीय जो गठबंधन है वो साधने की कोशिश होगी। जो तमाम अन्य दलों की बात जो की जा रही है उनके हालांकि प्रत्याशी जो है वो जो सहयोगी दल है, चाहे वो एलजेपी की बात करें या जेडीयू की बात करें, उनके द्वारा जो नाम दिए गए हैं उन लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, लगातार युवाओं पे जरूर भरोसा सरकार करती है, खासतौर पर प्रधानमंत्री जो है वो युवाओं को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्योंकि 2022 का चुनाव है तो यहाँ पे युवाओं के साथ साथ जो जातिगत समीकरण है, क्योंकि यूपी और बिहार की राजनीति को जातिगत चश्मे से ज्यादा देखा जाता है और ऐसे में यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर जातिगत समीकरण किस तरह से साधा जाएगा उसके लिए रणनीति जो है तैयार हो चुकी है। सिर्फ अंतिम मोहर लगनी है जो कि कल मंत्रिमंडल के जरिए लगेगी। बिल्कुल अमित, और एलजेपी की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान ने जैसे कहा कि चाचा को मुख्यमंत्री नहीं माफ करेगा, मंत्री पद में नहीं देना चाहिए, तो वो भी एक बड़ा उनको रोल देखना होगा कि एलजेपी का क्या रुख है। बिल्कुल, देखिए एलजेपी से 5 सांसद अलग हो चुके हैं, चिराग पासवान अकेले बचे हैं। ऐसे में चिराग पासवान अपनी भूमिका जो है वो साबित करनी होगी। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चिराग पासवान का विरोध जो है वो जेडीयू की तरफ से भी अंदर खाने में लगातार हो रहा है, क्योंकि जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे, जिस वजह से उनके तमाम प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से वहां पे हारे, तो जाहिर तौर पर जेडीयू बिल्कुल नहीं चाहेगी बीजेपी के सहयोगी होने के नाते कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दूसरी बड़ी बात के आंकड़े बताते हैं कि पशुपत पारस को जिस तरह से लोकसभा में नेता एलजेपी की भूमिका मिली है, इससे माना जा रहा है कि हो सकता है कि पशुपत पारस का जो गुट है 5 सांसदों का, इसमें पशुपत पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अंतिम अभी तक जो है यहाँ से चिराग पासवान विरोध करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की जो भूमिका रही है, चिराग पासवान ने जो भी किया है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जानकारी में किया है, तो ऐसे में किसे प्राथमिकता दी जाती है वो जरूर देखना होगा। लेकिन जेडीयू हर हाल में चाहेगा कि चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल ना हो। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। कल शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट में नए चेहरों को मिलेगी जगह, सूत्र। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा भी की। इस मसले में डीजीपी अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। पुलिस के साथ गोष्ठी की है। सभी राज्यों के एडीजी, आईजी रैंक के अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी और सभी बॉर्डर के जिलों के एसपी, एसएसपी इसमें जुड़े जो है। कुल मिलाकर के मुख्य बात यह है कि वर्ष 2020 की भांति इस वर्ष भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया है, बैन किया है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि कृपया करके हमारा सहयोग करें और इस वर्ष भी अपने स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक करें और कृपया करके हरिद्वार न आए, क्योंकि प्रतिबंधित होने की वजह से फिर उसमें हमें जो हरिद्वार आएंगे हमें कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा और इन लोगों को जो हरिद्वार आएंगे क्वारंटाइन भी किया जा सकता है 14 दिन के लिए। इसलिए मेरी अपील है सभी से कि इस वर्ष गत वर्ष की भांति 2020 की भांति अपने शिवरात्रि के अवसर पर जो है जलाभिषेक अपने अपने मंदिरों में करें। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव का चार्ज संभालने के बाद एसएस संधू ने कहा कि मुख्य सचिव का चार्ज संभालने के बाद उन्होंने सचिवालय के अफसरों के साथ बैठक की है, जिसमें सरकार की बनाई गई योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि स्थिति पर नियंत्रण पाना भी उनकी प्राथमिकता है। साथ ही युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसे दूर करने के प्रयास प्रमुखता से किए जाएंगे। वहीं अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के कामों को प्रमुखता से न दिए जाने के सवाल पर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी तालमेल नहीं बिठा पाते। कुछ अधिकारी बेहतर तालमेल व जनप्रतिनिधियों के साथ बिठाते हैं। जो अधिकारी तालमेल नहीं बिठा पाते उन्हें समझाया जाएगा। आप अवगत ही हैं कि आज मैंने सुबह 10 बजे मुख्य सचिव उत्तराखंड का कार्यभार ग्रहण किया है और जो प्रदेश के सामने चुनौतियां हैं उससे आप भली भांति अवगत हैं। और अभी मैंने सभी सचिवों की और अपर सचिवों की बैठक ली है और क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की। और मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास रहेगा कि जो भी प्रशासन और शासन ने स्कीम्स बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं जनहित के लिए, उनको धरातल पे उतारें और प्रदेश की जनता को जिस उद्देश्य से वो स्कीम बनी है उस का फ़ायदा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। खबर नैनीताल से है, जहां गांधी चौक में कांग्रेस युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ गैस सिलेंडर लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के सिवा जनता के हित में कोई काम नहीं किए। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आम जन की कमर तोड़कर रख दी है, जिसका जवाब जनता आगामी चुनाव में भाजपा को देगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही महंगाई पर लगाम नहीं लगाती है तो कांग्रेस युवा मोर्चा सड़क पर उतरेगा।
लगातार बढ़ती महंगाई जिसने एक आम आदमी के आजीविका पर भारी असर डाला है, और जो पुरानी घोषणाएं थी जिनको अमली जामा पहनाने वाली थी कांग्रेस पार्टी की सरकार 2017 से पहले जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो पद रिक्तियां निकाली थी उन पदों को भी बार बार भरने की घोषणाएं सरकार वर्तमान की सरकार करती रही है। तो आज तक तो किसी घोषणा का असर हुआ नहीं। 4.5 साल में जब इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी थे तब ये बार बार इनके नेता बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े बयान देते थे, भाषण देते थे कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। अरे भैया, मुख्यमंत्री अगर बहुत अच्छे थे तो उनको बदलना क्यों पड़ा? उसके बाद तीरथ रावत आए तो इन्होंने कहा कि बस भगवान के बाद तीरथ रावत ही है इस उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का भला करेंगे। अगर वो भला करने वाले थे तो उनको बदलने की नौबत क्यों आई? आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर समय समय पर प्रदर्शन करती है, लेकिन उससे पहले आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं जहां पर रमेश पोखरियाल निशंक क्या कुछ कह रहे हैं। कब होगी? क्योंकि 2 चरणों की परीक्षाएं तो समय पर आयोजित हो गई थी। जो 2 चरणों की होनी थी वो कोरोना के भयंकर संकट के चलते उनकी तिथियों को आगे बढ़ाया गया था। आप सबको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब सबके साथ शुरू से ही बहुत चट्टान की तरह साथ खड़े रहे हैं। की सुरक्षा, आपकी रक्षा और आपके भविष्य को देखते हुए उनका समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है। और इस समय भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो मार्गदर्शन किया है, जो उनके मार्गदर्शन में हमको आपकी सुरक्षा और भविष्य दोनों को देखते हुए तीसरे चरण की जो परीक्षाएं हैं वो तीसरे चरण की परीक्षाएं अब 20 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार जो चौथा चरण है उस चौथे चरण की भी जो परीक्षाएं हैं वो जो पहले मई के अंतिम सप्ताह में होनी थी, अब वो 27 जुलाई 2021 से और 2 अगस्त तक 2 अगस्त 2021 तक वो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो जान करके आपको बहुत खुशी होगी, आपके लिए एनटीए ने बहुत बेहतर अवसर दिया है। वो अवसर ये दिया है कि जो परीक्षाएं आपकी तीसरे चरण की 20 जुलाई 2021 से प्रारंभ होंगी और 25 जुलाई 2021 तक चलेंगी, उस परीक्षा में जिन छात्रों ने किसी कारणवश अपना आवेदन नहीं किया था, कोरोना के कारण या विभिन्न परिस्थितियों के कारण वो आवेदन नहीं कर सके थे, उनको भी एक मौका दिया जा रहा है फिर आवेदन करने का। और इसकी तिथियां हैं जो एनटीए ने किया है कि आप तीन दिन, आज 6 तारीख की रात से लेकर के और 8 तारीख रात 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चौथा चरण भी आपके लिए एनटीए बहुत बेहतर अवसर लेकर के आया है। जो चौथे चरण की जो आपकी परीक्षाएं हैं जो 27 जुलाई 2021 से और 2 अगस्त 2021 तक आयोजित होंगी, उसमें भी आप 3 दिन के अंदर अंदर 9 जुलाई से 12 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि इन तिथियों में आपने पहले में आवेदन नहीं कर सका, आप किसी कारण किसी भी परिस्थिति में आप छूट गए, ये बहुत बेहतर अवसर एनटीए ने आपको दिया है। मैं एनटीए को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, तो इन दोनों परीक्षाओं में, इन तिथियों में जब आप आवेदन करना चाहेंगे, उन तीनों दिनों के अंदर आप यदि अपना कोई परीक्षा का केंद्र चेंज करना चाहेंगे अपनी सुविधा के अनुसार और इच्छा के अनुसार, यदि आप कहेंगे तो इन 3 दिन के अंदर आपको उसका भी विकल्प देना होगा। हमारी कोशिश। मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुन रहे थे, जहां उन्होंने जेईई मेंस की 2 पालियों में परीक्षा कराने की बात की। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन
पर खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जाना है।